Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Governmental Guru. Today, I will discuss timing, advance, and reimbursement related to the leave travel concession, traveling allowance, and central services, medical attendance rules. So, the session definitely would be interesting one. In this session, I will discuss 42 very important MCQs. So with patience, you try to listen. You can get complete information. So my friends, please subscribe my channel, like my channel and share my channel. My YouTube channel Asit Governmental Guru. My WhatsApp number 8327782034. If you want to connect my Telegram channel, then link is there. It is t.me/bapi2034. Just you search in Google and join my Telegram channel for latest update. If you need PDF, then you contact with me in my WhatsApp number. So now I am going to start 42 MCQ questions related to the timing, advance and reimbursement. First question you see, in case of leave travel concession LTC, how many times a government servant can change his hometown? तो आप जानते हो कि हम होम टाउन हमारा डिक्लेयर करते हैं. आप एलटीसी में लीव ट्रैवल कंसेशन केस में आप पूरा सर्विस में कितने बार होम टाउन को चेंज कर सकते हो, यही क्वेश्चन है. वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नो लिमिट. आंसर इज बिट ए, इट इज ओनली वंस. आप एक बार आपका होम टाउन को चेंज कर सकते हो due to the authorization of the head of the department. You must inform to the head of the department. Clear? Then under the authorization of the head of the department, your hometown can be changed only once during the service period. Answer is bit A. चलो क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे. In case of LTC, family can travel in one or more groups. Family can travel in one or more groups, but each group should complete its journey within dash from the date of its outward journey. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. LTC में the concerned employee and his or her family members, they can take LTC in different groups. आप एक ही ग्रुप में जाओगे ये कुछ रूल नहीं है. आप डिफरेंट ग्रुप में आप LTC अवेल कर सकते हो. मगर आपका जो आउटवर्ड जर्नी है, जब आपका आउटवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गया, उससे कितने दिन के अंदर आपका रिटर्न जर्नी को आपको ख़त्म करना है, वही क्वेश्चन है. बट ईच ग्रुप शुड कंप्लीट इट्स रिटर्न जर्नी विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स आउटवर्ड जर्नी. वंस आपका आउटवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गया मीन्स विद इन हाउ मेनी मंथ्स यू मस्ट कंप्लीट योर रिटर्न जर्नी. 4 ऑप्शंस, 2 months, 3 months, 4 months एंड 6 months. आंसर इज 6 months. आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका आउटवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गया, तो जिस डेट में आपका आउटवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गया उसी से आप काउंट कर लो. 6 months के अंदर आपका रिटर्न जर्नी खत्म होना है. और ये भी रिमेंबर करना है, वन थिंग यू रिमेंबर, इन डिफरेंट ग्रुप्स द कंसर्न एम्प्लॉई एंड फैमिली मेम्बर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स दे कैन टेक LTC, बट विद इन 6 months of the outward journey, okay, each group must complete its return journey. Answer is bit D, right? Question number 3, for fresh recruits after dash years of service LTC shall be allowed as per normal provisions.
थोड़ा फ्रेश रिक्रूट के लिए बोल देता हूँ। जैसे आप सितंबर 30 में ज्वाइन किया, सपोज सितंबर 30, 2022, तो आप जो LTC अवेल करोगे सितंबर 30, 2023 से इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सर्विस आपका LTC इफेक्ट होगा। तो जैसे आप ज्वाइन किया, मेरे एग्जांपल में सितंबर 30 सितंबर 2022, तो आप जो LTC अवेल करोगे वो सितंबर 30, 2023 में, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सर्विस। तो जो न्यू रिक्रूट है तो उनको फास्ट 8 ईयर सर्विस, इसको याद रखना है कि फास्ट 8 ईयर सर्विस, फास्ट 8 ईयर सर्विस में आप एक ब्लॉक ईयर्स आ गया 4 ईयर्स, ये एक ब्लॉक ईयर आ गया। इस ब्लॉक ईयर में फास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, जो फ्रेश रिक्रूट है जो फास्ट 3 ईयर्स में उसका फैमिली के साथ वो होम टाउन ले सकता है, और जो 4th टाइम आएगा वो उसका फैमिली के साथ ऑल इंडिया घूम सकता है। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट वैसा ही, नेक्स्ट 4 ईयर्स वैसा ही, जो अनदर प्लस अनदर 4 ईयर्स। तो ये नॉर्मल से डिफरेंट है, नॉर्मल प्रोविजन से डिफरेंट है फ्रेश रिक्रूट के लिए। तो फास्ट 8 ईयर्स, मगर आपको याद रखना है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश रिक्रूट केस में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर द कंसर्न एम्प्लॉई कैन अवेल द LTC। मैं एक एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है। और फास्ट 8 ईयर में आप कैसे ले सकते हो? जो ब्लॉक ईयर होता है वो 4 ईयर होता है। तो फास्ट 4 ईयर ब्लॉक में फास्ट 3 ईयर्स द फ्रेश कैंडिडेट क्लियर विथ फैमिलीज टेक द होम टाउन LTC। जो एक 4 ईयर ब्लॉक आ गया, 4 ईयर ब्लॉक में जो फास्ट 3 ईयर्स है, तो कंसर्न एम्प्लॉई, कंसर्न न्यू एम्प्लॉई उसका फैमिली के साथ वो होम टाउन को घूमने के लिए जाएगा, और 4th टाइम वो ऑल इंडिया LTC लेगा। वैसा ही अनदर 4 ईयर्स आ गया, वैसा ही फास्ट अनदर जो सेकेंड 4 ईयर्स आ गया, इसमें भी वही है, फास्ट 3 ईयर्स उसका फैमिली के साथ वो होम टाउन घूमने के लिए जाएगा, और 4th टाइम वो ऑल इंडिया विजिट करेगा। तो ये 8 ईयर है। मगर नॉर्मल क्या है? जो नॉर्मल प्रोविजंस के बारे में बता देता हूँ। तो नॉर्मल प्रोविजन से एक ब्लॉक ईयर 4 ईयर्स है, उसको हम 2 में डिवाइड कर देंगे। फास्ट 2 ईयर्स में आप होम टाउन LTC लिया आपका फैमिली के साथ, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप ऑल इंडिया LTC ले सकते हो, ऑल इंडिया LTC ले सकते हो। ये नॉर्मल प्रोविजन। जैसे आप फास्ट 8 ईयर सर्विस आपका खत्म हो गया, उसके बाद नॉर्मल प्रोविजंस आए। नॉर्मल प्रोविजंस में एक ब्लॉक ईयर है 4 ईयर्स, उसको आप स्प्लिट अप कर दो 2 ईयर्स। फास्ट 2 ईयर्स आप होम टाउन LTC लिया, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में ऑल इंडिया LTC आपका फैमिली के साथ। कि फास्ट 2 ईयर्स में आप ऑल इंडिया विजिट किया आपका फैमिली के साथ, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप होम टाउन विजिट करोगे आपका फैमिली के साथ। ये है ये जो नॉर्मल प्रोविजंस में अभी जो ब्लॉक ईयर पीरियड है 2022 टू 2025, और ये जनवरी 1 से स्टार्ट होता है। 22, 23, 24, 25 हो गया, क्योंकि जनवरी 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक ईयर पीरियड है। तो फ्रेश रिक्रूट के लिए आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ सर्विस, आंसर इज बिट सी, आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ सर्विस LTC shall be allowed as per normal provisions, आंसर इज बिट सी। Question number 4, the LTC entitlement of a fresh recruit will be calculated calendar year wise with effect from, मैं अभी बोला था आफ्टर कंप्लीट, जो फ्रेश रिक्रूट है आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन सर्विस, आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंप्लीशन सर्विस वो LTC अवेल करेगा। जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज December 1, 2022 में एक कैंडिडेट ज्वाइन किया, गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन किया, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सर्विस मीन्स
अगेन नेक्स्ट ईयर December 1, 2023 इसी डेट में पर्टिकुलरली, क्योंकि उसका 1 ईयर सर्विस कब कंप्लीट होगा, उसका 1 ईयर सर्विस कंप्लीट होगा December 31, 2022, ये 1 ईयर सर्विस कंप्लीट होगा। तो वो LTC जो लेगा वो December 1, 2023 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सर्विस। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, वही दिया है, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस, द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 6 months ऑफ रेगुलर सर्विस, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 3 months ऑफ रेगुलर सर्विस। आंसर इज बिट ए, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस। ठीक है, आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। करेंट ईयर 4 ईयर ब्लॉक पीरियड क्या है LTC का, मैं अभी बताया था। पहले जो था 2018 to 21, जनवरी 1 से स्टार्ट होता है, December 31 तक 1 ईयर होता है। 18, 19, 20, 21 जो करेंट ईयर ब्लॉक ईयर पीरियड है वो 2022 to 2025। ठीक है, क्योंकि मैं अभी बताया जो ईयर जो काउंट होगा ना जनवरी 1 to December 31, तो उसको आप डिवाइड कर दो। जैसे 2022-23 ये एक 2 ईयर पीरियड हो गया, और एक है 24-25 ये एक हो गया। तो इसको स्प्लिट कर दो, इट इज स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स, 2022-23, अनदर वन 2024-25। 22-23 में आप होम टाउन LTC लिया आपका फैमिली के साथ, तो नेक्स्ट जो 2024-25 है आप ऑल इंडिया LTC आपका फैमिली के साथ आप अवेल कर सकते हो। ऑल्टरनेट भी हो सकता है। सपोज 2022-23 में आप ऑल इंडिया LTC लिया, तो 24-25 में आप होम टाउन LTC लोगे। मगर ये जो नॉर्मल प्रोविजन है इसमें कैरी फॉरवर्ड होगा। सपोज 2022-23 में आप LTC नहीं लिया, तो 2023 में इसी ईयर में आप वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक ईयर पीरियड है ना 2022-23। इसमें आपको होम टाउन LTC की ऑल इंडिया LTC आपको कोई भी एक लेना है आपका फैमिली के साथ, आप उसमें नहीं लिया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर को 2023। तो नेक्स्ट ईयर मीन्स 2024 को कैरी फॉरवर्ड होगा। इसी ईयर के अंदर आप जो ले सकते हो, आप LTC ले सकते हो। और नेक्स्ट एज यूजुअल और एक है 24-25, तो उसमें कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, मगर फ्रेश लिक्विड केस में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो यहां पर जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 बिट बी है। क्वेश्चन नंबर 6, in case of LTC, journey between the places not connected by any public or government means of transport, the government servant shall be allowed reimbursement as per his entitlement for journey on transfer for a maximum limit of dash for a to and fro journey covered by the private or personal transport based on a self certification from the government servant। क्या है, सभी समय जब आप LTC लेते हो ना, तो आपको सभी समय गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना है। सपोज ऐसा एक प्लेस आ गया जिसमें कोई गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर टू एंड फ्रो जाने का आने का, सपोज इसमें जो रूल है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट एक पर्टिकुलर प्लेस में कनेक्ट नहीं है, तो आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को अवेल कर सकते हो। मगर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को अवेल करोगे तो टू एंड फ्रो में जाने के लिए 100 किलोमीटर मैक्सिमम और आने के लिए भी 100 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होगा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में। वो दिया है, ऐसा कुछ प्लेस है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्ट नहीं है, तो उस केस में आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की आपका पर्सनल ट्रांसपोर्ट आप यूज कर सकते हो, मगर वो कितना मैक्सिमम 100 किलोमीटर, जाने के लिए 100 किलोमीटर, आने के लिए 100 किलोमीटर, तो दोनों टू एंड फ्रो में कितना हो गया 200 किलोमीटर, तो वो 200 किलोमीटर मैक्सिमम आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अवेल कर सकते हो। यहाँ पर आंसर भी डी है। इससे ज़्यादा होगा तो आप वो रिइंबर्समेंट नहीं होगा। ओके, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी, तो आपको कंपलसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है।
ओके, इन एलटीसी केस में you must use the public transport or government transport. If there is no connection of the public transport or government transport, then you can use private transport or your personal transport. But in each case, basically ongoing and return. Ongoing case में maximum 100 किलोमीटर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और पर्सनल ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हो, और रिटर्न केस में भी वही है। तो टू एंड फ्रो में कितना हो गया 200 किलोमीटर, ठीक है। तो वही दिया है, फॉर टू एंड फ्रो दिया है जर्नी कवर्ड बाय द प्राइवेट और पर्सनल ट्रांसपोर्ट बेस्ड ऑन सेल्फ। आपको सेल्फ सर्टिफाई करना है कि इसी प्लेस के अंदर एक्चुअली गवर्नमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं था, तो मैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को यूज किया और पर्सनल ट्रांसपोर्ट को यूज किया। ओके, और वो जो टू एंड फ्रो में दोनों मिलाकर जो जा रहे हो आप 100 किलोमीटर मैक्सिमम और आने के लिए भी 100 किलोमीटर मैक्सिमम, उसी के अंदर तो मैक्सिमम 200 किलोमीटर्स प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आप यूज कर सकते हो और वो रिइंबर्समेंट होगा। यदि वो प्लेस एक्चुअली वो उस प्लेस में गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइम लिमिट फॉर ड्रायल ऑफ एलटीसी एडवांस इज डैश बिफोर द प्रपोज डेट ऑफ जर्नी इन केस ऑफ जर्नी बाई ट्रेन। आप ट्रेन में जर्नी करना चाहते हो तो आपको एलटीसी एडवांस लेना है, तो एडवांस आपको 125 डेज बिफोर लेना है। कितना डेज बिफोर? 125 डेज बिफोर एडवांस लेना है। तो यहाँ पर वही दिया है, आंसर आपको पता चल गया 4 months एंड 5 days। 125 डेज बिफोर आपको एडवांस लेना है। जो प्रपोज डेट है आप जानते हो किस डेट में आपका आउटवर्ड जर्नी स्टार्ट होगा, तो उसी डेट से जब आप एडवांस लोगे ना 125 डेज बिफोर द प्रपोज्ड आउटवर्ड जर्नी, ये ट्रेन केस में। तो आंसर इज बिट डी। क्वेश्चन नंबर 8, द टाइम लिमिट फॉर ट्रायल ऑफ एलटीसी एडवांस इज अ डैश बिफोर द प्रपोज्ड डेट ऑफ जर्नी इन केस ऑफ जर्नी बाय एयर सी रोड। आप सपोज आप जो आपका जर्नी होगा वो एयर में होगा कि सी में होगा कि रोड में होगा, तो इस केस में आप एलटीसी एडवांस लेना चाहते हो तो 65 डेज बिफोर, जो 65 डेज बिफोर आपको एडवांस लेना है, टिकट बुक करना है और एडवांस लेना है 65 डेज बिफोर। ओके, 65 डेज बिफोर द प्रपोज्ड जर्नी, जो आउटवर्ड जर्नी होगा उससे 65 डेज पहले आपको एडवांस लेना है। तो ये एयर सी और रोड केस में तो 65 डेज मीन्स 2 months एंड 5 days। आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ एलटीसी डैश ऑफ द फेयर टू एंड फ्रो बोला है, जाने का आने का, टेकन एज एडवांस। आप कितना एडवांस ले सकते हो? टू एंड फ्रो केस में जो आप टिकट करोगे ना जाने का आने का, ऑनगोइंग एंड रिटर्न जर्नी में जो टिकट करोगे उसका कितना परसेंट एडवांस मिलेगा ना? एडवांस आपको 90% मिलेगा। कितना मिलेगा? 90% आपको एडवांस मिलेगा, ठीक है। तो हो गया आंसर, आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। इफ द लीव अप्लाइड बाय द एम्प्लॉई इज नॉट मोर देन 3 months और 90 days, एडवांस फॉर बोथ आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी कैन बी टेकन टुगेदर। आपको मालूम है कि आप एलटीसी ओनली लीव पीरियड में ले सकते हो, हॉलीडेज में नहीं ले सकते। लीव पीरियड में ले सकते हो। सपोज आप लीव ले लिया नॉट मोर देन 3 months, आप जो लीव लिया वो 3 months से कम है, तो इस केस में आपको जो एडवांस मिलेगा वो दोनों, इट मीन्स आउटवर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी दोनों के लिए एडवांस मिलेगा। यदि आप लीव ले लिया मोर देन 90 days, मोर देन 3 months और 90 days आप लीव ले लिया, तो इस केस में जो आपको एडवांस मिलेगा ओनली आउटवर्ड जर्नी के लिए मिलेगा। आपको याद रखना है, यदि आप लीव लिया तो लीव तो लेना है आपको एलटीसी के लिए, ओनली लीव पीरियड में आप एलटीसी ले सकते हो, ठीक है। आप हॉलीडेज में एलटीसी नहीं ले सकते। मगर सपोज आपका जैसे वैकेशन पीरियड है तो वैकेशन पीरियड में आप एलटीसी ले सकते हो, वैकेशन अलग है, हॉलीडेज से अलग है, ठीक है। मगर यहाँ पर वही है, आप लीव ले लिया लेस दैन 3 months, आपका लीव लेस दैन 3 months है, तो आप जो एडवांस लोगे बोथ आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी के लिए एडवांस ले जाओगे।
मगर आपका जो लीव होगा मोर देन 3 मंथ्स होगा, मोर देन 3 मंथ्स होगा तो उसके लिए ओनली आउटवर्ड जर्नी के लिए आपको एडवांस मिलेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर इज बिट सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ LTC द एडवांस शैल बी रिफंडेड इन फुल इफ द टिकट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन डैश ऑफ ग्रांट ऑफ एडवांस। एडवांस ग्रांट हो गया, ओके, आपको एडवांस ग्रांट हो गया, 90% आप एडवांस ले लिया, आप पता कर लिया कि टिकट में कितना खर्च होगा जाने का आने का, उसका 90% एडवांस ले लिया। तो रूल है एडवांस लिया मीन्स जिस डेट में आप एडवांस लिया उसके 10 डेज के अंदर आपको ऑफिस में टिकट जमा करना है। अप्रोक्सीमेटली आप देख लिया, चाहे आप ट्रेन में जाओ कि प्लेन में जाओ, आप टिकट चेक कर लिया कितना टिकट है, सपोज इट मीन्स डिटेक्ट कर लिया कि आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी में 10,000 खर्च होगा, तो आपको 90,000 इसका 90% आपको एडवांस मिल गया, एडवांस 9,000 आपको एडवांस मिल गया। तो जिस डेट में आपको एडवांस मिला उसी डेट से आप 10 डेज के अंदर आपको टिकट जमा करना है। और टिकट जमा नहीं करोगे 10 डेज के अंदर तो ऑलरेडी आपको जितना एडवांस लिया है उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो वही है, जब आप एडवांस ले लिया उसका 10 डेज के अंदर आपको टिकट सबमिट करना है ऑफिस में, आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 12, इन केस ऑफ LTC when advance is taken the claim should be submitted dash from the date of return journey। आप एडवांस लिया है, यदि आप एडवांस लिया, आपका रिटर्न जर्नी खत्म होने के बाद 1 मंथ के अंदर आपको जो बिल है उसको सबमिट करना है, ठीक है। When advance is taken the claim should be submitted। आपका जो बिल है, ठीक है, वो बिल को आपको सबमिट करना है विद इन 1 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न जर्नी। जो जिस डेट में आपका रिटर्न जर्नी खत्म हो गया, जस्ट यू रीच इन द हेडक्वार्टर, आप हेडक्वार्टर में पहुंच गए, उसी से आपको काउंट कर लो 1 मंथ के अंदर आपको बिल ऑफिस में सबमिट करना है। समझ में आ रहा है? तो विद इन 1 मंथ आपको सबमिट करना है, आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि आप एडवांस नहीं लिया तो जिस डेट में आपका रिटर्न जर्नी खत्म होगा वही दिया है। इन केस ऑफ LTC when no advance is taken the claim should be submitted dash from the date of return journey। आप एडवांस नहीं लिया, अब जिस डेट में हेडक्वार्टर में पहुंच गए, आपका जर्नी खत्म हो गया, इसी डेट से आप काउंट कर लो विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, आंसर इज बिट सी। आपको बिल को सबमिट करना है, ठीक है, तो आंसर इज बिट सी। 14 को चलेंगे, अभी थोड़ा मेडिकल के ऊपर आएंगे। इन केस ऑफ CSMA रूल्स, सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स फॉर इंडोर ट्रीटमेंट, आप हॉस्पिटल में आपका इंडोर ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई माइनर, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ माइनर और मेजर नहीं है, कोई चाहे माइनर हो कि मेजर हो, मगर आपका ट्रीटमेंट मेडिकल में चल रहा है, ओके, इंडोर ट्रीटमेंट है, आप मेडिकल में एडमिट हो, इज द डैश ऑफ द अप्रूव्ड CGHS पैकेज रेट्स ऑन रिसिप्ट ऑफ ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रीटिंग फिजिशियन ऑफ ए गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल। आपको एक सर्टिफिकेट देगा, जो फिजिशियन आपको ट्रीट कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो कि रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल हो, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कंसर्न ट्रीटिंग फिजिशियन वो एक सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। सर्टिफिकेट में वो मेंशन करेगा कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट और कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट दोनों मेंशन करेगा। एक है ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट और कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट को दोनों मेंशन करेगा सर्टिफिकेट में। तो ये जो कॉस्ट मेंशन कर दिया वो प्रोबेबल कॉस्ट मेंशन कर दिया, कौन? द ट्रीटिंग फिजिशियन। तो आपको कितना एडवांस मिलेगा? उसका 90% आपको एडवांस मिलेगा। आंसर मिल गया 90%। और यहाँ पर जो ये जो कॉस्ट होगा ना वो CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पैकेज रेट्स के हिसाब से होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पैकेज रेट के हिसाब से होगा। जो फिजिशियन आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जो ट्रीटिंग फिजिशियन है जो आपको ट्रीट कर रहा है वो ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट चलेगा और उसका प्रोबेबल कॉस्ट कितना होगा, और जो कॉस्ट डिटरमाइन करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पैकेज के हिसाब से करेगा।
और जितना कॉस्ट वो सर्टिफिकेट वो प्रोबेबल कॉस्ट को मेंशन करेगा, उसका 90% आपको एडवांस मिल जाएगा। राइट, आंसर इज बिट सी। बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आ गया आउटडोर ट्रीटमेंट। इन CSMA रूल्स एडवांस फॉर आउटडोर ट्रीटमेंट इज डैश ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड दैट टोटल एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग टेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज डैश। आपको यहाँ पर याद रखना है आउटडोर ट्रीटमेंट, जब आप इट मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, कोई ऐसा कुछ डिजीज़ है, आप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आप कंसल्ट करते हो और उसमें आपका जो एक्सपेंडिचर होगा टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन टेस्ट, जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा, टोटल एक्सपेंडिचर इसमें आप इंक्लूड कर दो इन्वेस्टिगेशन टेस्ट सभी मिलाकर। यदि वो 10,000 से ज़्यादा होगा तब आप एडवांस ले सकते हो। और कितना एडवांस? एडवांस आप 90% लोगे। याद हो गया? तो आउटडोर केस में जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आप जा रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, तो इस केस में आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग टेस्ट इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन है कि जो टेस्ट है डॉक्टर लिखेंगे, वो सब मिलाकर जब टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन 10,000 होगा तब आपको एडवांस मिलेगा। एडवांस कितना मिलेगा? 90%। ये मिल गया आंसर 90%। आंसर इज बिट सी। आंसर इज बिट सी। आपको एडवांस 90% मिलेगा। और कब? जब टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन इज मोर देन 10,000, ग्रेटर देन 10,000। वही आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 16 इन केस ऑफ CSMA रूल्स एडवांस शुड बी रिलीज्ड डैश ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्ट के कितने दिन के अंदर आपको एडवांस मिल जाएगा? तो सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में अभी मैं बताया इंडोर ट्रीटमेंट आउटडोर ट्रीटमेंट, आप जब रिक्वेस्ट किया तो आपको कितना दिन के अंदर? विदिन 10 डेज। विदिन 10 डेज के अंदर ओके आपको एडवांस मिल जाएगा। आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन 17 इन केस ऑफ CSMA रूल्स सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स एप्लीकेशन फॉर एडवांस शुड बी अकम्पनीड बाय। एप्लीकेशन, आप जो एप्लीकेशन दे रहे हो एडवांस के लिए, शुड बी अकम्पनीड बाय, वो एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा? आपको एडवांस चाहिए तो आप एप्लीकेशन ऑफिस में दे रहे हो, वो एप्लीकेशन के साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट इंडिकेटिंग द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट इंडिकेटिंग द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द एंटीसिपेटेड कॉस्ट, सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट, सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट इंडिकेटिंग इलनेस विथ ट्रीटमेंट कॉस्ट। तो आपको मैं बताया आपका इंडोर ट्रीटमेंट चल रहा है। इंडोर ट्रीटमेंट में जो फिजिशियन आपको ट्रीट कर रहा है वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। सर्टिफिकेट में वो क्या मेंशन करेगा कि ट्रीटमेंट कितना दिन तक चलेगा, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। तब आप वो फिर आप रिक्वेस्ट करोगे ऑफिस में, ठीक है, आप एप्लीकेशन के साथ ये जो फिजिशियन जो सर्टिफिकेट दिया है उसको अटैच करके आप ऑफिस में दे दोगे, तो जो प्रोबेबल कॉस्ट है उसका 90% एडवांस आपको मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन के साथ जो ट्रीटेड फिजिशियन है उसका वो जो सर्टिफिकेट देगा, वो सर्टिफिकेट में क्या मेंशन होना चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड एंटीसिपेटेड का प्रोबेबल कॉस्ट, जो जितना खर्च होगा। तो आंसर इज बिट बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 इन केस ऑफ CSMA रूल्स when the employee is suffering in tuberculosis where the duration of the treatment, ये बहुत, where the duration of the treatment is more than 3 months। एक एम्प्लॉई वो ट्यूबरकुलोसिस में शिकार है और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट होगा वो मोर देन 3 मंथ्स होगा। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट होगा मोर देन 3 मंथ्स होगा, ठीक है। तो इस केस में एडवांस क्या होगा? 80% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ₹36,000, 80% of the estimated cost or ₹36,000, whichever is less, 90% of the estimated cost. Answer is bit C। जो estimated cost होगा उसका 80% और ₹36,000 दोनों में कंपेयर करोगे, whichever is less, whichever is less, it means maximum 36,000 नहीं क्या? आंसर इज बिट C।
बहुत इंपॉर्टेंट वन है। ओके, मगर यहाँ पर कंडीशन है तो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट मोर देन 3 मंथ्स होगा। इस केस में जो कॉस्ट होगा, प्रोबेबल कॉस्ट होगा इसका 80% और 36,000 दोनों में कंपेयर कर दो जो लेस होगा। आंसर इज बिट सी। इन केस ऑफ CSMA रूल्स डैश नंबर ऑफ एडवांसेस के ऊपर पूछा, पेबल टू वन ऑफिशियल विथ रेफरेंस टू हिमसेल्फ एंड टू ईच मेंबर ऑफ हिज फैमिली एंड ईच केस ऑफ इलनेस। बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कितना एडवांस मिलेगा, चाहे आप सफ़र हो कि कोई आपका पर्टिकुलर फैमिली मेंबर सफ़र है कोई पर्टिकुलर इलनेस में, तो आपको जो एडवांस मिलेगा तो कितना, हाउ मेनी एडवांसेस एक्चुअली यू कैन रिसीव व्हेन सपोज यू सफ़र इन इलनेस और एनी फैमिली मेंबर सफ़र इन इलनेस। ठीक है, तो इस केस में एक्चुअली क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एडवांसेस, 1, 2, 3 और नो लिमिट। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। आंसर इज बिट डी। एडवांस का कोई लिमिट नहीं है। आप एक सपोज यू आर सफरिंग सपोज इन ए डिजीज, ठीक है, कि आपका यानी सपोज एनी फैमिली मेंबर सफरिंग इन डिजीज, तो आपको एडवांस चाहिए तो नो लिमिट। आप अभी कुछ एडवांस ले लिया और कुछ दिन के बाद और कुछ एडवांस ले लिया पर्टिकुलर इलनेस में अभी कुछ एडवांस लिया और एक और ज़रूरत है तो और एक एडवांस लिया, तो वो कोई ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। पर्टिकुलर इलनेस के लिए आप जो एडवांसेस लोगे ना, नंबर ऑफ एडवांसेस, उसका कोई लिमिट नहीं है, राइट, नो लिमिट। इन केस ऑफ CSMA रूल्स, इफ एडवांस इज डायरेक्ट पेड टू द हॉस्पिटल, यदि ऑफिस ने हॉस्पिटल को डायरेक्ट पेमेंट किया, द फाइनल सेटलमेंट बिल शुड बी सबमिटेड बाय द एम्प्लॉई डैश ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। सपोज आप हॉस्पिटल में एडमिट हो मगर यहाँ पर जो एडवांस दिया डायरेक्टली ऑफिस सेंड द एडवांस टू द हॉस्पिटल, तो बेसिकली योर इंडोर ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन, द कंसर्न फिजिशियन इश्यू द सर्टिफिकेट। In certificate it is clearly mentioned that what is the duration of the treatment and what is the anticipated cost। तो ये देखने के बाद क्या हुआ, ऑफिस डायरेक्टली एडवांस दे दिया। सपोज जितना प्रोबेबल कॉस्ट है उसका 90% एडवांस डायरेक्टली ऑफिस ने आपका जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है उसको भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, जिस डेट में आपका डिस्चार्ज हुआ तो उसी डेट से आप कितना दिन के अंदर आप वो बिल को क्लेम करना है, वही क्वेश्चन दिया है। जिस डेट में आपको डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल में उससे कितना दिन के अंदर आपको बिल को क्लेम करना है। ओके, इफ एडवांस इज पेड डायरेक्ट टू द हॉस्पिटल विद इन 1 मंथ, ठीक है, विद इन 1 मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जब जिस डेट में आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए ना तो उसी डेट से आप काउंट कर लो, विद इन 1 मंथ आपको क्या करना है, बिल सबमिट करना है। आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल चाइल्ड की बात आ गया। मेल चाइल्ड ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट, मे रिसीव मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट इन ए रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स हॉस्पिटल अप टू द एज ऑफ। एक जो चाइल्ड है गवर्नमेंट सर्वेंट का, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है चाहे गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स हॉस्पिटल में, मगर वो चाइल्ड का एज कितना होना चाहिए, अप टू द चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 6 years, अप टू द एज ऑफ 6 years। ओके, द मेल चाइल्ड ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट may receive medical treatment in a recognized women's hospital, okay, up to the age of 6 years, not more than that। तो आंसर इज बिट बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22, in case of CSMA rules, if the employee has not taken advance नहीं लिया, then he can claim for reimbursement dash of completion of treatment। आपका पर्टिकुलर डेट में आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, जिस डेट में आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया उसी डेट से आप काउंट कर लो कितना दिन के अंदर आपको बिल को सबमिट करना है फॉर रीइंबर्समेंट। यू मस्ट सबमिट द बिल फॉर रीइंबर्समेंट, बट यू हैव नॉट टेकन एडवांस। ओके, तो ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट विद इन हाउ मेनी मंथ्स यू कैन क्लेम द बिल फॉर रीइंबर्समेंट। तो ये आप एडवांस नहीं लिया तो विद इन 6 months
जिस डेट में आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, ठीक है, उसी डेट से 6 मंथ के अंदर आपको बिल सबमिट करना है ऑफिस में रीइंबर्समेंट के लिए। राइट, आंसर इज बिट डी। क्वेश्चन नंबर 23, इन केस ऑफ CSMA rules, when the medical reimbursement claim of an employee is rejected by the controlling officer and the reasons for rejection communicated to the claimant, आपका जो मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम है उसको कंट्रोलिंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया और किस रीजन के लिए किया वो भी इन्फॉर्म कर दिया गया। तो जिस डेट में आपको कम्युनिकेशन मिला कंट्रोलिंग ऑफिसर से कि इसी रीजन के वजह से आपका मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया, तो जिस डेट में आपको रीजन मिला कि इसी रीजन के वजह से मेरा मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसी से कितना दिन के अंदर आप अपील करोगे। द क्लेमेंट में सबमिट एन अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिजेक्शन ऑर्डर, जिस डेट में आप रिजेक्शन ऑर्डर रिसीव किया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, भी इस क्वेश्चन को भी ट्विस्ट कर सकता है। जिस डेट में आपको रिजेक्शन ऑर्डर रिसीव हुआ कंट्रोलिंग ऑफिसर से, उसी से कितने दिन के अंदर आपको अपील करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, 45 डेज के अंदर, विद इन 45 डेज। ये जो 45 डेज कैसे काउंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे काउंट होगा ना, जिस डेट में आपको रिजेक्शन ऑर्डर मिला कंट्रोलिंग ऑफिसर से कि आपका मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया इसी रीजन की वजह से, जिस डेट में आपको मिला उसी डेट से 45 डेज के अंदर आपको अपील करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। आंसर इज बिट बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 चलेंगे। मेंटल डिजीज आ गया। फॉर मेंटल डिजीजेस ए पेशेंट में बी अलाउड टू रिसीव इंडोर ट्रीटमेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश। सपोज कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसका मेंटल डिजीज है तो उसका इंडोर ट्रीटमेंट होगा, तो मैक्सिमम कितना ईयर्स के लिए होगा, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए होगा, not more than that. If the concerned employee is suffering in mental diseases, then his medical treatment, ठीक है, his medical जो indoor treatment, okay, it means for maximum period of 3 years, he or she can get indoor treatment, medical indoor treatment unrelated to the mental diseases. Answer is 3 years. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 को चलेंगे। CSMA रूल्स, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF ट्रीटमेंट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट इज अलाउड इफ द एज ऑफ वोमेन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इज, इफ द एज ऑफ वोमेन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इज डैश, ठीक है, एक और यहाँ पर, इफ द एज ऑफ वोमेन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इज डैश बिटवीन 20 and 40 years, between 21 and 39 years, between 21 and 49 years, between 21 and 35 years. Answer is bit B, between 21 and 39 years रीइंबर्समेंट होगा इसी जो एज के अंदर, यदि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट हो रहा है और उसी के एज के अंदर वोमेन है 21 and 39 years, तब उसको रीइंबर्समेंट होगा, जो जितना भी खर्च होगा ओके वो बिल सबमिट करेगा और रीइंबर्समेंट होगा। आंसर इज बिट बी। 26 इन CSMA रूल्स, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन IVF in vitro fertilization treatment. In vitro fertilization treatment is allowed for a maximum of dash phase cycles. जो रीइंबर्स होगा बेसिकली कितने एज के अंदर, 29 टू, वोमेन का एज कितना होगा 29 टू 39 ईयर्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया, तो ये जो IVF ट्रीटमेंट होगा इज अलाउड फॉर मैक्सिमम ऑफ डैश फेज साइकिल, 3 फेज साइकिल। आंसर इज बिट बी। और एज कितना है 21 टू 39, जो एज का डेडलाइन है। आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 27 इन CSMA रूल्स, advance paid to the official is to be adjusted against the relevant claim and balance recovered in, सपोज एडवांस लिया
मगर थोड़ा सरप्लस हो गया एडवांस। यदि सरप्लस हो गया उसको कैसे रिकवर किया जाएगा? आपको ऑफिस एडवांस दे दिया, प्रोबेबल कॉस्ट का 90% दे दिया, पर उतना खर्च नहीं हुआ क्योंकि प्रोबेबल कॉस्ट है, एंटीसिपेटेड कॉस्ट का 90% आपको मिला, एक्चुअल कॉस्ट का नहीं, क्योंकि फिजिशियन जो देता है एंटीसिपेटेड कॉस्ट का 90% आपको दे दिया एडवांस, पर उतना खर्च नहीं हुआ। उतना खर्च नहीं हुआ मीन्स कुछ सरप्लस हो गया, और जो पैसा बैलेंस हो गया आपको कितना इंस्टॉलमेंट में ऑफिस को रिटर्न करना है। जो सरप्लस अमाउंट बच गया एडवांस का, तो कितना इंस्टॉलमेंट्स में आपको ऑफिस को रिटर्न करना है, वही दिया है 4 इंस्टॉलमेंट्स। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। 4 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, आप जो बैलेंस एडवांस अमाउंट है, जो सरप्लस एडवांस अमाउंट है, उसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में आप ऑफिस को रिटर्न कर दोगे। ठीक है, रिकवर्ड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। आंसर इज बिट डी। क्वेश्चन नंबर 28, इन केस ऑफ CSMA रूल्स, इन केस ऑफ सीरियस इलनेस और एक्सीडेंट वेयर ऑफिशियल इज अनेबल टू अप्लाई। यदि सीरियस इलनेस और एक्सीडेंट केस में तो कंसर्न एम्प्लॉई वो एडवांस के लिए अप्लाई नहीं कर पाया, तो एडवांस कैन बी सैंक्शनड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ, तो वहाँ पर एडवांस सैंक्शन करने के लिए कौन एप्लीकेशन देगा? हु सबमिट द एप्लीकेशन, ओके, फॉर एडवांस व्हेन द कंसर्न एम्प्लॉई, ओके, suffer in serious illness or suffer in suppose serious accident case and unable to apply advance, तो उस केस में कौन एडवांस के लिए अप्लाई करेगा? वाइफ, लीगल हेयर, आइदर वाइफ और लीगल हेयर, नॉन ऑफ द अबव। आंसर इज बिट सी, आइदर वाइफ और लीगल हेयर। ठीक है, आंसर इज बिट सी, आइदर वाइफ अप्लाई कर सकता है एडवांस के लिए और लीगल हेयर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ये ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर आ गया। इफ एडवांस टेकन एट द टाइम ऑफ टूर ट्रेनिंग ट्रांसफर, इसी टाइम में आप एडवांस लिया, देन इट शुड बी एडजस्टेड विद इन डैश डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ जर्नी और ज्वाइनिंग द हेडक्वार्टर। आपका जर्नी कंप्लीट हो गया, आप हेडक्वार्टर में ज्वाइन, पर्टिकुलर डेट में आप हेडक्वार्टर में ज्वाइन कर लिए, आप एडवांस लिया था, तो कितना दिन के अंदर आपको बिल को सबमिट करना है? तो 15 डेज के अंदर, याद रखना है, विद इन 15 डेज। आप एडवांस लिया तो विद इन 15 डेज, एडवांस नहीं लिया तो विद इन 60 डेज, याद है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टूर ट्रेनिंग ट्रांसफ़र के लिए आप एडवांस लिया और आपका जर्नी कंप्लीट हो गया, आप हेडक्वार्टर में पहुंच गए, तो जिस डेट में पहुंच गए उसी से आप 15 दिन के अंदर आपको बिल सबमिट करना है। आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन 30, इफ द एम्प्लॉई हैज नॉट टेकन एडवांस, एडवांस नहीं लिया, अभी बताया, अब टूर ट्रांसफर केस में आप एडवांस नहीं लिया, क्लेम TA और DA ऑन टूर ट्रेनिंग ट्रांसफर, टूर ट्रेनिंग ट्रांसफर में आप एडवांस नहीं लिया, शुड बी मेड विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी और ज्वाइनिंग द हेडक्वार्टर। आप एडवांस नहीं लिया, जिस डेट में आप हेडक्वार्टर में पहुंच गए कि आपका रिटर्न जर्नी खत्म हो गया, जिस डेट में, उसी से आप 60 डेज के अंदर, उसी से आपको 60 डेज के अंदर बिल को सबमिट करना है। एडवांस लिया तो 15 दिन के अंदर, एडवांस नहीं लिया तो 60 डेज के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 31, द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस ऑन रिटायरमेंट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये अमेंडमेंट में चेंज हुआ है। द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस ऑन रिटायरमेंट इज डैश सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जर्नी। आपका जर्नी खत्म हो गया, जिस डेट में आपका जर्नी खत्म हुआ उससे कितना दिन के अंदर आपको बिल को सबमिट करना है? आपका जर्नी जिस डेट में खत्म हुआ, आपका रिटायरमेंट जिस डेट में आपका जर्नी खत्म हुआ उससे कितने दिन के अंदर आपको बिल को सबमिट करना है? विद इन 180 डेज। आंसर इज बिट डी, 180 डेज और 6 मंथ्स। ठीक है, इसको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये अमेंडमेंट में हुआ है। ठीक है, जो आपको याद रखना है कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है, जिस डेट में आपका जर्नी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आप जिस डेट में उसका जर्नी खत्म हो जाएगा उसी डेट से 180 डेज और 6 मंथ्स के अंदर वो उसको बिल को सबमिट करना है। आंसर इज बिट डी। 32, रिटायरिंग एम्प्लॉई
may avail retirement TA within dash from his date of retirement. जिस डेट में वो रिटायर्ड हुआ उसी से कितने दिन के अंदर उसको ट्रैवलिंग अलाउंस, ओके, वो जो टीए है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, उसका फैसिलिटी वो अवेल करेगा, क्योंकि उसको कंपोजिट ट्रांसफर सीटीजी मिलेगा। क्या क्या सीटीजी मिलेगा? पर्सनल इफेक्ट, जो व्हीकल्स में उसका जो सामान जाएगा पर्सनल इफेक्ट उसके लिए मिलेगा। कन्वेंस, उसका कोई गाड़ी खड़ी है, कार है, कोई बाइक फाइक का उसको ले लिया, उसके लिए मिलेगा। और जर्नी खुद का और फैमिली का, फैमिली मेम्बर्स का, तो ये सब मिलता है। तो इसको आपको याद रखना है कि रिटायरिंग एम्प्लॉय में अवेल रिटायरमेंट टीए विद इन 1 ईयर फ्रॉम हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस डेट में रिटायरमेंट हुआ 1 ईयर के अंदर उसको टीए, रिटायरमेंट टीए को अवेल करना है। 32C 33 इन केस ऑफ ए डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस एडवांस टू हिज फैमिली शैल बी ग्रांटेड टू डैश। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो गया, वो जॉब में था और डेथ हो गया, तब फैमिली का ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए एडवांस shall be granted to dash each family member separately, one family member on behalf of all, the spouse or eldest child of the employee, none of the above. Answer is bit B, only एक फैमिली मेंबर सबके लिए एडवांस लेगा। ठीक है, यदि कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो उसका फैमिली को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, मगर एडवांस वो लेना चाहता है तो उनका जो फैमिली मेंबर से एक फैमिली मेंबर वो एडवांस लेगा। ठीक है, आंसर इज बिट बी। और यहाँ पर कितना एडवांस मिलेगा भाई पूछा है? फैमिली ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज व्हाइल इन सर्विस कैन अवेल ट्रैवलिंग अलाउंस एडवांस सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ डैश। तो जितना खर्च लगेगा ट्रैवलिंग अलाउंस, जितना खर्च लगेगा उसका 75%, 3/4 वो एडवांस लेगा। एक ही फैमिली मेंबर, सबके लिए एक फैमिली मेंबर एडवांस लेगा, तो उसमें एडवांस कितना होगा? 75% ऑफ द एक्सपेंस, जो भी खर्च होगा ट्रैवलिंग अलाउंस उसका 75% एडवांस मिलेगा। ठीक है, जो भी टीए क्लेम होगा, आंसर जो भी टीए क्लेम होगा एज यूजुअल मैनर, जो टीए क्लेम करेगा, जैसे कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट है, पर्सनल इफेक्ट जो व्हीकल्स में उसका सामान फमन जाएगा, और बेसिकली कन्वेंस, सपोज उसका कोई गाड़ी खड़ी है वो ले जाएगा, और जो पर्सनल जर्नी में उनका जो खर्च होगा ये सब मिलेगा। तो जितना भी टीए क्लेम होगा उसका 75% उनको एडवांस मिल जाएगा, और एक ही फैमिली मेंबर सबके लिए एडवांस लेगा। ठीक है, आंसर इज बिट डी। 35 which statement is incorrect one related to the advance of travelling allowance and transfer, related to the advance of travelling allowance and transfer, employees proceeding on foreign service in India or on reversion from such service availing advance, yes advance मिलेगा। सपोज कोई एम्प्लॉई फॉरेन सर्विस में जा रहा है और रिटर्न कर रहा है तो दोनों टाइम में उसको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। फर्स्ट करेक्ट है। एडवांस इज नॉट एडमिसिबल व्हेन द ट्रांसफर इज एट ऑफिशियल रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर ले रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट केस में ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ये भी एडवांस इज नॉट एडमिसिबल व्हेन द ट्रांसफर इज एट ऑफिशियल रिक्वेस्ट एंड नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी करेक्ट है। एडवांस इज एडमिसिबल व्हेन द ट्रांसफर इज विद इन द सेम स्टेशन, ये गलत है। विद इन द सेम स्टेशन में आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आपको एडवांस नहीं मिलेगा। विद इन सेम स्टेशन में ट्रांसफर हो रहा है आपको एडवांस नहीं मिलेगा, ये इनकरेक्ट है। एडवांस ऑफ टीए शुड बी रिकवर्ड इन फुल फ्रॉम द टीए बिल, ये भी करेक्ट है। तो आंसर आपको मिल गया, इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, बस यू रीड द क्वेश्चन करेक्टली। तो यहाँ पर जो आंसर है बिट सी है। यदि सेम स्टेशन में आपका ट्रांसफर होगा आपको एडवांस नहीं मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए एडवांस नहीं मिलेगा। आंसर इज बिट सी। ट्रैवलिंग अलाउंस एडवांस कैन बी सैंक्शन ड्यूरिंग लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट।
ड्यूरिंग जर्नी आफ्टर रिटायरमेंट, ये इसमें तो नहीं मिलेगा आपको एडवांस, टी एडवांस नहीं मिलेगा। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट इटसेल्फ, जिस डेट में आप रिटायर करोगे उसी में आपको एडवांस मिलेगा, नहीं ये गलत है। विद इन 1 मंथ आफ्टर रिटायरमेंट आपको एडवांस नहीं दिया जाएगा, टी एडवांस ओनली लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट के टाइम में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस एडवांस मिलेगा, और आपको बिफोर रिटायरमेंट वो बिल को सबमिट करके उसको क्लियर कर देना है। आफ्टर रिटायरमेंट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस एडवांस कैन बी सैंक्शन ड्यूरिंग लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। ओके, लीव प्रिपेरेटरी जो पीरियड होता है वो 300 डेज बिफोर रिटायरमेंट ना, 300 डेज बिफोर रिटायरमेंट, उसी को हम लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट बोलते हैं। उसमें आप 300 EL आप ले सकते हो, आपका EL है, आपका खाते में 300 से ज़्यादा है EL है, मगर आप कितना मैक्सिमम EL ले सकते हो, 300। ओके, EL को आप छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। 36A आंसर। 37 डेली अलाउंस इज पेड फॉर ईच डे ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स। जो डेली अलाउंस मिलता है जब आप हेडक्वार्टर में एब्सेंस होते हो तो आपको डेली अलाउंस मिलता है, वो कैसे काउंट होता है? नून टू नून, मिडनाइट टू मिडनाइट, मॉर्निंग 9 AM टू 9 AM नेक्स्ट डे, इवनिंग 6 PM टू 6 PM नेक्स्ट डे, ये मिडनाइट टू मिडनाइट काउंट होता है। जैसे आप ऑफिशियल वर्क में यू लीव द हेडक्वार्टर, ओके, तो इस केस में आपको डेली अलाउंस मिलेगा, तो डेली अलाउंस कैसे काउंट होगा? वो मिडनाइट टू मिडनाइट काउंट होगा, क्योंकि आप जानते हो कि लेस दैन 6 आवर्स आप एब्सेंट रहे हेडक्वार्टर से तो आपको 30% जितना DA है 30% मिलेगा, और आपको लेस दैन 12 आवर्स है तो 70% मिलेगा डेली अलाउंस। और आपका जो हेडक्वार्टर से एब्सेंस मोर देन 12 आवर्स हो गया तो उस केस में आपको 100% DA मिलेगा, डेली अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है, लेस दैन 6 आवर्स 30%, लेस दैन 12 आवर्स 70%, और ग्रेटर दैन 12 आवर्स कितना होगा 100%, ठीक है। और कैलकुलेट होगा जो डेली अलाउंस वो मिडनाइट टू मिडनाइट। आंसर इज बिट बी। 38 इफ एन एम्प्लॉय इज डेप्यूटेड फॉर ट्रेनिंग इन इंडिया, ट्रेनिंग इन इंडिया मीन्स फॉर टेम्पररी ट्रांसफर है फॉर ए पीरियड ऑफ 7 months, जितना भी मंथ हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ही इज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ टास्क। आप जानते हैं कि जब ट्रेनिंग ये जो टेम्पररी ट्रांसफ़र होता है तो अप टू 180 डेज आपको बेसिकली DA मिलेगा, डेली अलाउंस मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, DA एट फुल रेट ऑफ 180 डेज, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पर 7 months 210 हो गया है, लगभग 330 into 7, और आपको जो DA मिलेगा वो कितना दिन के लिए? ओके, अप टू फास्ट 180 डेज मिलेगा, और उसका बियॉन्ड में नहीं मिलेगा, ठीक है। आंसर इज बिट D। 39 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग इन वेयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज एग्जिस्ट फॉर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई इंक्लूडिंग मेस रन ऑन कोऑपरेटिव बेसिस आर द ट्रेनिंग सेंटर। समझ, एक ट्रेनिंग सेंटर है, आप ट्रेनिंग के लिए गए हो, ट्रेनिंग सेंटर में बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज है। सो फॉर डैश डेज इज गेटिंग फुल DA, कितना दिन के लिए फुल DA मिलेगा और कितना दिन के लिए हाफ DA मिलेगा? फास्ट 30 डेज फुल DA मिलेगा, फास्ट 30 डेज, ठीक है, आपको फुल DA मिलेगा, फुल DA मिलेगा, डेली फुल DA मिलेगा। जो नेक्स्ट 150 डेज है उसमें आपको हाफ DA मिलेगा, ठीक है। 180 डेज के लिए मिलता है नहीं कि, तो इसमें आपको याद रखना है कि फास्ट 30 डेज फुल DA मिलेगा, और नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट 150 डेज है हाफ DA मिलेगा, ठीक है। आंसर इज बिट C। यहाँ पर फॉर डैश डेज इज गेटिंग फुल डेली अलाउंस फॉर फर्स्ट 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 40 इन केस ऑफ ट्रेन इज डिलेड, actual travel time of the train is taken into account if the delay is dash more than 15 minutes, more than 30 minutes, more than 45 minutes, more than 10 minutes. Actual travel time of the train is taken into account if the delay is more than 15 minutes. यदि ट्रेन डिले हो गया हमें more than 15 minutes तो एक्चुअल ट्रैवल टाइम हम ले लेंगे, ओके। इन केस द ट्रेन इज डिलेड, एक्चुअल ट्रैवल टाइम ऑफ द ट्रेन इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द डिले इज मोर देन 15 मिनट्स। यदि मोर देन 30, मोर देन 45 भी हो गया हम एक्चुअल ट्रैवल टाइम
एक्चुअल ट्रैवल टाइम नहीं लेंगे। एक्चुअल ट्रैवल टाइम कब लेंगे? जब ट्रेन का जो डिले होगा वो मोर देन 15 मिनट्स होगा। आंसर इज बिट ए। 41 द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय शुड कंप्लीट द जर्नी विद इन। कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो गया, जिस डेट में डेथ हुआ उसका फैमिली कितना दिन के अंदर, ठीक है, जो उसका जर्नी को खत्म करेगा, वही क्वेश्चन पूछा है। द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय शुड कंप्लीट द जर्नी विद इन डैश। क्योंकि अभी जो फैमिली हेडक्वार्टर में था, कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो गया, उसको हेडक्वार्टर छोड़ना पड़ेगा। तो जब कंसर्न एम्प्लॉय का जिस डेट में डेथ हुआ उससे कितने दिन के अंदर उसका जर्नी को वो खत्म करना है? विद इन 1 ईयर। 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ डेथ। आंसर इज बिट डी। बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीज्ड एम्प्लॉय के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज इनकरेक्ट वन? ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन, विच वन इज इनकरेक्ट वन आपको डिटेक्ट करना है। ओनली 1 मेंबर ऑफ द फैमिली, ये जो है एडवांस, इन केस ऑफ एडवांस टू द फैमिली ऑफ ए डिसीज्ड एम्प्लॉय। जो डिसीज्ड एम्प्लॉय का डेथ, जो कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हुआ है उसी रिलेटेड एक एडवांस के ऊपर है। ओनली 1 मेंबर ऑफ द फैमिली रिसीव द एडवांस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, ये करेक्ट है। हमें बताया जो जब कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है उसका फैमिली को एडवांस मिलेगा ट्रैवलिंग के लिए। जो एडवांस मिलेगा तो ओनली 1 फैमिली मेंबर, सबके लिए वो एडवांस लेगा। सियोरिटी यहाँ पर देना पड़ेगा, जो परमानेंट एम्प्लॉय का सियोरिटी देना पड़ेगा, चाहे वो जो कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो गया उसी का समान पोस्ट में था और कोई हायर स्टेटस पोस्ट से आपको लेना है सियोरिटी। सियोरिटी किससे लेना है? एक परमानेंट एम्प्लॉय से लेना है जो डिसीज्ड एम्प्लॉय के साथ कंपैटिबल था और एक हायर स्टेटस एम्प्लॉय। एडवांस शुड बी सेटल्ड, ये भी करेक्ट है, सेकेंड वन करेक्ट है। एडवांस शुड बी सेटल्ड विद इन 2 months ऑफ द कंप्लीशन ऑफ जर्नी। नहीं, आपका जर्नी जब कंप्लीट होगा ये नहीं, ये गलत है। ये 1 month होना चाहिए, 2 months नहीं। ये कितना होना चाहिए? 1 month होना चाहिए। ओके, जब फैमिली का जर्नी ख़त्म हो गया तो जिस डेट में उनका जर्नी कंप्लीट हो गया उससे 1 month के अंदर उनको बिल को सबमिट करना है। भाई एडवांस शुड बी सेटल्ड विद इन 1 month ऑफ द, यहाँ पर 2 months से जाएगी, यही गलत है। एडवांस अमाउंट इज 3/4 में बता चुका हूँ, 75%। जो भी टीए क्लेम होगा तो एक फैमिली मेंबर लेता है एडवांस, उसको 75, 3/4 मीन 75%। तो टीए क्लेम का 75% एडवांस मिलता है। और जब जर्नी खत्म होगा उसका 1 month के अंदर उनको जब जर्नी खत्म होगा उसका 1 month के अंदर आप उनको बिल को सबमिट करना है। तो एक ही गलत है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर इज बिट सी। सो माय फ्रेंड्स, मैं बोला था अभी एवरी डे मैं 30 to 40 क्वेश्चंस लाऊंगा। तो आज से शुरू किया और जो बाकी है मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन वो भी कंप्लीट कर दूंगा 1-2 दिन में। मगर मैं वादा किया था फॉर एनवीएस एंड केवीएस एम्प्लॉइज, बेसिकली दे आर गोइंग टू फेस द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल एग्जामिनेशन, so it is very important for them. So every day I will discuss 30 to 40 questions. You must ready. So tomorrow morning you will get this video. So please subscribe my channel, share my channel and like my channel. Clear? If you need PDF then you contact with me, WhatsApp number already I have given. You try to connect with me in my Telegram channel. Link is given. Try to search in Google. Right? Thank you very much.